हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में वॉल्ट विटमैन के सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, विच टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय हेमिंग्वे? ऑप्शन ए लॉस्ट जनरेशन, ऑप्शन बी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन सी एटिक शॉल्ट, ऑप्शन डी आर्केज्म। गाइस, किस टर्म को हेमिंग द्वारा पॉपुलराइज किया गया? द आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन को फ्रेंड्स जो कोइन किया गया था वो गर्ट्यूड स्टेन के द्वारा लॉस्ट जनरेशन को कोइन किया गया। लॉस्ट जनरेशन होता है अमेरिका के जो राइटर्स थे 1920 के डिकेड में, जो अमेरिकन राइटर्स थे वो फ्रांस में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहाँ पे एक अपना ग्रुप बनाया, उसको लॉस्ट जनरेशन बोलते हैं। जनरली आप बोल सकते हो जो अमेरिकन एक्सपेट्रिएट जो राइटर्स थे उनके ग्रुप को लॉस्ट जनरेशन बोला जाता है। एक्सपेट्रिएट होता है गाइस जो अपने देश से अलग किसी दूसरे देश में रहता है या फिर जो निर्वासित जो व्यक्ति हो उसको एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। लॉस्ट जनरेशन को हेमिंग्वे का जो फर्स्ट नॉवल था द सन ऑल्सो राइजेज, इस नॉवल के एपिग्राफ में हेमिंग्वे ने लॉस्ट जनरेशन की टर्म को पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट एक राइमिंग पेयर होता है जिसकी राइमिंग लाइंस होती हैं ए ए, जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयम्बिक पेंटामीटर को प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। हीरोइक एक जो हीरोइक कपलेट का यूज होता है वो एपिक में होता है और ये नैरेटिव पोएट्री को शो करता है। जोफ्री चौसर जो फर्स्ट इंग्लिश पोएट हुए उन्होंने जो है हीरोइक कपलेट को यूज किया था 14th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेट में क्वेश्चन आया हुआ भी है। जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने पॉपुलराइज किया 17th और 18th सेंचुरी रेस्पेक्टिवली, और अगस्टन एज में स्पेशली जो पॉपुलराइज की बात करेंगे हीरोइक कपलेट की तो अगस्टन एज के जो राइटर्स थे इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। एटिक साल्ट एक इडियम है जो पोइनेंट और डेलिकेट विट और विजडम को शो करती है। पोइनेंट होता है हृदय विदारक, कोई चीज हो उसको विट और विजडम के थ्रू आप अगर कोई चीज को एक्सप्रेस किया जाए वो एटिक साल्ट होता है। जो राइटर्स थे उन्होंने इसको यूज किया सोफिस्टिकेटेड और क्लेवर ह्यूमर में। सोफिस्टिकेटेड होता है जो एलाइट वर्ग होता है, जो संप्रांत वर्ग होता है, उसको सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। और जो ये टर्म्स डिवाइड की गई वो एटिका जो रीजन था एंशिएंट ग्रीस का, और जो लोग थे वहां के एथेंस, इन्होंने जो है विट और विजडम के साथ एटिक साल्ट को यूज किया। आर्केज होता है द यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और सिंटैक्स दैट आर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन और नो लॉन्गर इन कॉमन यूज। फ्रेंड्स, आर्केइज्म जो ओल्ड फैशन वर्ड्स होते हैं, जो आउटडेटेड वर्ड्स होते हैं, वो आर्केइज्म के अंडर आते हैं। राइटर स्पेशली इनको हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर टच देने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई नोस्टैल्जिया सेंस को क्रिएट करना हो तो आर्केइज्म का यूज कर लिया जाता है। नोस्टैल्जिया कुछ इमोशंस भरी कुछ यादें, कुछ स्मृतियां, उसको नोस्टैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ हेमिंग्वे? हेमिंग्वे का पहला नॉवल कौन सा था? गाइस, चार ऑप्शन। ए द ओल्ड मैन ऑफ द सी, फॉर हुम द बेल टोल्स ए फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेज। जो फर्स्ट नॉवल था हेमिंग्वे का, द सन ऑल्सो राइजेज 1926 में, और ये फेमस है क्योंकि उन्होंने लॉस्ट जनरेशन को पॉपुलराइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन ऑल्सो राइजेज। Next question, question number 3. Which novel of Hemingway is based on his experience during the war supplied material? हेमिंगवे को जो सेलिब्रिटी रही फ्रेंड्स, वो एक वार लव पर्सन थे। फाइट को, वार को, और जहां भी वार होता था उसको कवर करने के लिए चले जाते थे, और वहां के जो एक्सपीरियंसेस होते थे उनको जो है अपनी कंपोजिशन में, अपने वर्क में वो इंक्लूड कर लेते थे।
सो यही क्वेश्चन थर्ड हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो नोवेल है हेमिंगवे का जो वार सप्लाइड मटेरियल को इंक्लूड करता है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए फेयरवेल टू आर्म्स। ऑप्शन नंबर बी। द गार्डन ऑफ ईडन इनका मरणोपरांत का जो नॉवल है। द गार्डन ऑफ ईडन को इन्होंने 1946 में लिखना शुरू किया था, और जैसे कि 1961 में हेमिंगवे की डेथ हो गई, सो पोस्टमसली 1986 में पब्लिश किया गया द गार्डन ऑफ एडन को। और ये सेकंड नॉवल था पोस्टमसली जो पब्लिश नॉवल, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, सेकंड पोस्टमसली नॉवल बाय हेमिंगवे द गार्डन ऑफ एडन, जिसको स्टार्ट किया था 1946 में लिखना, जो पब्लिश हुआ 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे इज रिलेटेड टू नॉन फिक्शन। फिक्शन होता है जो काल्पनिक बेस्ड होता है वो फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है जो रियल बेस्ड होता है, रियल चीजें जिसमें शो करी जाए उसको नॉन फिक्शन बोलते हैं। सो कौन सा वर्क हेमिंगवे का नॉन फिक्शन से संबंधित है? द निकाडम स्टोरीज, अंडर किलिमंजारो, डेथ इन द आफ्टरनून, द ओल्ड मैन एंड द सी। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डेथ इन द आफ्टरनून। 1932 में हेमिंगवे द्वारा डेथ इन द आफ्टरनून को पब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज हेमिंगवे डाइड। हेमिंगवे की डेथ कब हुई? 2 जुलाई 1961 में, 21 जुलाई 1899 में, 26 मार्च 1874 और 25 सितंबर 1897 में। सो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। और 2 जुलाई 1961 कैचम इडाहो में इनकी डेथ हुई, और उन्होंने अपनी शॉर्ट गन से इसको सुसाइड किया था 2 जुलाई 1961 में। और जो जन्म हुआ हेमिंगवे का, जन्म हुआ 21 जुलाई 1899 में, और ये ओक पार्क इलिनॉइस एंड अपर सबर्ब ऑफ शिकागो में इनका जन्म हुआ। तो कैचम इडाहो में डेथ हुई फ्रेंड्स, और जो जन्म हुआ वो ओक पार्क में हुआ। और आंसर हो गया क्वेश्चन का हमारा, जो डेथ हुई 2 जुलाई 1961 में। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे गॉट पुलित्जर प्राइज। ए मूवेबल फीस्ट, द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फिस्टा, द ओल्ड मैन ऑफ द सी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द ओल्ड मैन ऑफ द सी। 1952 का पब्लिकेशन है द ओल्ड मैन ऑफ द सी का, और जो पुलित्जर प्राइज मिला 1953 में द ओल्ड मैन ऑफ द सी को मिला। क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे डज डिस्क्राइब द कैरेक्टर जैक बर्न्स। जैक बर्न्स का कैरेक्टर किस नॉवेल में है? द सन ऑल्सो राइजेज, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, मैन एट वार, ट्रू एट फर्स्ट लाइट। सो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स है जैक बर्न्स जो कैरेक्टर है वो द सन ऑल्सो राइजेज, जो उनका नोवेल है, उसका एक सेंट्रल कैरेक्टर है जैक बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच सोर्स डिड हेमिंगवे डिराइव द टाइटल फॉर होम द बेल टोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ओलिनसेड क्रॉनिकल्स, जॉन डन्स मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, जोसेफ ग्लेनविल्स द वैनिटी ऑफ डोगमेटाइजिंग, और मॉस्कस का लेमेंट फॉर बायन। सो फोरम द बेल टोल्स जो टाइटल है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डन का जो मेडिटेशन एंड प्रेयर है वहां से टाइटल लिया गया है फोरम द बेल टोल्स। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेडरिक हेनरी इज द कैरेक्टर ऑफ। ए फेयरवेल टू आर्म से है, द ओल्ड मैन ऑफ द सी से है, फोरम द बेल टोल्स है, विनर टेक नथिंग से है। फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन, कैथरीन का तो जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था यूपीपीजीटी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैथरीन का कैरेक्टर है वो किस नोवेल से है। तो फ्रेंड्स आंसर है फेयरवेल टू आर्म्स। कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी एक लवर कपल है फेयरवेल टू आर्म्स में। सो ऑप्शन विल बी ए, योर ना, आपका आंसर होगा ऑप्शन विल बी ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन स्पेनिश सिविल वार? स्पेनिश सिविल वार पे कौन सा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा नॉवल बेस्ड है? For whom the bell tolls, island in the stream, the green hills of Africa, a movable feast. So friends, स्पेनिश सिविल वार हुआ था 1936 टू 1939 के बीच, और हेमिंगवे उस वार को कवर करने के लिए गए थे एज ए रिपोर्टर। सो जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस थे, जो इनकी हैबिट थी, जो भी एक्सपीरियंस लिए उसको इंक्लूड कर दिया अपने वर्क्स में। सो फॉर होम द बेल टोल्स में स्पेनिश सिविल वार के जो एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने इंक्लूड किया है फॉर होम द बेल टोल्स में। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज हेमिंगवे सीरियसली वाउंडेड इन 2 सक्सेसिव प्लेन क्रैशेस? 1954, 1957, 1958 और 1956? द आंसर विल बी 1954। एक छोटी सी रियल इंसिडेंट स्टोरी है फ्रेंड्स। ये 1954 में जो अफ्रीका के जो फॉरेस्ट थे वहां पे एरोप्लेन से जो है वहां की पिक्स ले रहे थे अपनी वाइफ की एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने के लिए। तो उसी ड्यूरिंग इन एक प्लेन में हादसा हो जाता है, वो प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। जैसे तैसे करके सरवाइव कर जाते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए दूसरा प्लेन आता है और जैसे वो दूसरे प्लेन में जाते हैं वो भी क्रैश हो जाता है। सो 2 सक्सेसिव जो प्लेन क्रैशेस हुए वो हेमिंगवे से जुड़े हैं और 1954 की ये घटना है और अफ्रीका की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड हेमिंगवे गो फॉर वर्क आफ्टर लिविंग हाई स्कूल? हाई स्कूल अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद हेमिंगवे ने क्या काम किया? वो ब्रुकलिन न्यूज पेपर में एज एन एडिटर, या फिर टोरंटो स्टार वीकली एज ए फ्रीलांसर एंड स्टाफ राइटर, द कैंसास सिटी स्टार एज ए कब रिपोर्टर, द इगोइस्ट एज ए पब्लिशर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द कैंसास सिटी स्टार एज ए कब रिपोर्टर। टोरंटो स्टार वीकली भी हेमिंगवे से ही रिलेटेड है, लेकिन 1920 में ये फ्रीलांसर और स्टाफ राइटर के तौर पर उन्होंने काम किया टोरंटो स्टार वीकली में। और कैंसास सिटी स्टार में कब रिपोर्टर है? कब रिपोर्टर होता है जो नौसिखिया होता है, जो नई नई चीजें सीखता है, उसको कब रिपोर्टर बोलते हैं। और 1930 से 1917 तक इन्होंने अपनी एजुकेशन पीरियड ग्रेजुएट अपना पूरा किया। उसके बाद में कैंसास सिटी स्टार में एज ए कब रिपोर्टर डिप्लॉय करे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नॉन फिक्शन बुक ऑफ हेमिंगवे डेथ इन द आफ्टरनून इज बेस्ड ऑन? डेथ इन द आफ्टरनून जो बेस है वो किस चीज पे निर्धारित है? एन ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन मिलान, एन ओपेरा हाउस इन इटली, ए म्यूजियम, स्पेनिश वार? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन मिलान। मिलान जो एक इटली का जो शहर है, वहां पे इनके पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे कुछ एक्सप्लोसिव चीजें रखी हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए जाते हैं और वहां पे विस्फोट हो जाता है और ये घायल हो जाते हैं। तो ये घटना इनकी एक नॉन फिक्शन है, डेथ इन द आफ्टरनून 1932, जो फेमस है एक्सप्लोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, Who is Nick Adams in the works of Hemingway? A volunteer, a soldier, bomb disposal expert, a semi-autobiographical character? फ्रेंड्स, जहां भी निक एडम्स आ जाए हेमिंगवे के वर्क में अगर हम बात करें तो आप लगा देना ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर। और निक एडम्स को जो जनरली हेमिंगवे के जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनमें इस कैरेक्टर का बहुधा प्रयोग किया गया है, जो उनके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर को रिवील करता है। सो द ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट इंडियन कैंप? अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हेमिंगवे। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, वो रोट इंडियन कैंप। इंडियन कैंप क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ हेमिंगवे, ए नोवेला ऑफ हेमिंगवे, ए नोवेल ऑफ हेमिंगवे, या फिर ए नोवेलिटी ऑफ हेमिंगवे? इंडियन कैंप फ्रेंड्स एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, एक शॉर्ट स्टोरी है हेमिंगवे की। और जैसे कि चारों ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, नोवेल, नोवेलिटी, तो ये सभी एक लिटरेरी टर्म का
पार्ट है, तो उनको डिफाइन करते हैं। सबसे जो छोटा पार्ट होता है जनरली नोवेला, शॉर्ट स्टोरी या फिर नोवेलिटी या फिर नोवेल, ये होता है क्या है, ये एक प्रोज फिक्शन वर्क होता है। प्रोज फिक्शन वर्क होता है। शॉर्ट स्टोरी इनका सबसे छोटा, आप कह सकते हो जो सबसे छोटा है वर्ड्स के रिगार्डिंग, वो शॉर्ट स्टोरी होता है। शॉर्ट स्टोरी में 1000 से 4000 तक वर्ड होते हैं। 1000 टू 4000 वर्ड्स होंगे तो वो शॉर्ट स्टोरी होंगे। उसके बाद नोवेलिटी, नोवेलिटी में जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स की लेंथ होती है, वो नोवेलिटी में 7500 टू 19000 तक जो वर्ड्स होंगे वो नोवेलिटी के में होंगे। उसके बाद आएगा नोवेला। नोवेला में जो वर्ड होंगे वो होंगे 17500 टू 40000, ये होंगे नोवेला में। और जो सबसे बड़ा रूप है वो है नोवेल। नोवेल में 60,000 होंगे और ऑलमोस्ट 16,000 से अधिक भी होते हैं नोवेल में। सो इंडियन कैंप एक शॉर्ट स्टोरी है हेमिंगवे की। द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच वाज द पोस्टहुमसली पब्लिश्ड नॉन फिक्शन वर्क ऑफ हेमिंगवे इन अमंग दीज। पोस्टहुमसली जो नॉन फिक्शन वर्क है हेमिंगवे का वो कौन सा है? द गार्डन ऑफ ईडन, आइलैंड इन द स्ट्रीम, द डेंजर समर, द निक एडम्स स्टोरीज। सो फ्रेंड्स, नॉन फिक्शन का जो मतलब अपनी लाइफ टाइम में जो उन्होंने लिखा था वो था डेथ इन द आफ्टरनून। और जो पोस्टहुमसली जो उनका पब्लिश हुआ वो था द डेंजर्स समर। डेंजर समर 1959 में डेंजर समर को इन्होंने लिखना शुरू किया था और जो ये पब्लिश हुआ वो हुआ 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वर्क ऑफ हेमिंगवे वाज ए मेमोयर? मैन एट वार, आइलैंड इन द स्ट्रीम, द सी बुक, इमूवेबल फीस्ट। मेमोयर को प्रीवियस क्लासेस में मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। सो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर पे आते हैं। हेमिंगवे का जो मेमोयर है फ्रेंड्स वो है इमूवेबल फीस्ट। इमूवेबल फीस्ट, मूवेबल फीस्ट भी पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ क्योंकि 1960 में मूवेबल फीस्ट को लिखा था हेमिंगवे ने, और ये जो पब्लिश हुआ ये 1964 में ये पब्लिश हुआ। During the post-war years, Hemingway began work on a trilogy tentatively titled The Land, the Sea, the Air, which he wanted to combine in one novel titled The Sea Book, but it was settled. जो ये The Sea Book है, ये हेमिंगवे की एक ट्रियोलॉजी है जो पूरी नहीं हो पाई, और इनके जो अलग अलग जो ट्रियोलॉजी के जो टाइटल थे वो द लैंड था, द सी और द एयर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टार्ट कर दी गई, स्टार्ट होता है रोकना, रोक दी गई कोई चीज, तो ये है द सी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच कंपोजिशन हेमिंगवे रोट इट वाज द बेस्ट आई कैन राइट एवर फॉर ऑल माई टाइम। हेमिंगवे ने किस कंपोजिशन को अपना सबसे बेस्ट वर्क माना है? ऑप्शन, द सन ऑल्सो राइजेज, ए फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, टू हैव एंड हैव नॉट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, जो पब्लिश हुआ था 1952 में और हमने पढ़ा भी था 1953 में इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर डिड हेमिंगवे गेट नोबेल प्राइज? 1954, 1956, 1960 और 1940। सो द आंसर 1954। जो हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला गया, स्पेशली वो जो उनकी पावरफुल स्टाइल और फॉर्मिंग जो मास्टरी थी उनकी कंपोजिशन में, उसके रिगार्डिंग नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया 1954 में। और साथ ही साथ जो द ओल्ड मैन एंड द सी में जो उन्होंने जिनका जो वर्क था उसको के रेफरेंस में भी नोबेल प्राइज इनको दिया गया 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द पॉपुलर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हेमिंगवे इन फॉलोइंग दीज? हेमिंगवे का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो पॉपुलर कलेक्शन था वो कौन सा था? मैन एट वार, मैन विदाउट वुमन, 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, इन आवर टाइम। फ्रेंड, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन आवर टाइम। इन आवर टाइम 1924 में पब्लिश हुआ था फ्रांस में,
जबकि अमेरिका में जो ये पब्लिश हुआ वो हुआ 1925 में। ये ध्यान रखना आप, इन अवर टाइम इनका जो एक पॉपुलर कलेक्शन था और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज रही इन अवर टाइम में। सो पार्ट 1 गाइस अर्नेस्ट हेमिंग्वे का हमने इसी के साथ पूरा कर लिया है। सो बहुत जल्द मैं आपको उसके पार्ट 2 की वीडियो को लेके आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।